Hello dear students, once again welcome you in my YouTube channel हर घर बने पाठशाला विज्ञान. Right? I hope you are very good at your home and you are studying online very well. Last वीडियो में हमने कक्षा 10 का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा था, जिसमें हमने मस्तिष्क के मुख्य भाग पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के कार्य और इसके आगे. चलिए तो बिना देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. मस्तिष्क के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है. तो सब शरीर में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट, सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखना आदि अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो प्रतिवर्ती क्रियाएं, चाहे वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, चाहे अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वे सभी हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती हैं. पिछले वीडियो में आप जान गए हैं कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वह मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, वह हमारी मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है. तो जितने भी ये मैंने आपको बताया, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट आदि सभी प्रक्रियाओं को सामान्य रखने के लिए सभी शरीर के अंगों को यह कंट्रोल करता है. कौन? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क. यह विभिन्न सेंस ऑर्गन की देख रेख, छूकर, चखकर और अपने आसपास होने वाली प्रक्रियाओं को बताता है. अब जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मैंने आपको बताया थे, हमने पढ़ी थी ग्राहियाँ यानी रिसेप्टर्स. कौन कौन से? फोटो रिसेप्टर यानी लाइट वाले, फोनो रिसेप्टर यानी सुनने वाले, ठीक है. उसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और उसके बाद हमने पढ़े थे जो हमारे सूंघने वाले रिसेप्टर है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स. ये सभी जो है ये हमारे सेंस ऑर्गनों की मदद से यह ब्रेन जो है आसपास की क्रियाओं को कंट्रोल करता है. चलिए अभी इसके कार्यों को एक बार देख लेते हैं. नंबर 1, मस्तिष्क जो है शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करता है तथा इसका समाकलन यानी इनका ऑब्जर्वेशन करके, इनको आंकलित करके आगे इसके अनुसार जो है प्रतिवर्ती क्रिया इन सूचनाओं के आधार पर फिर आगे रिएक्शंस भेजता है. तो यह शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका समाकलन करते हैं, ठीक है. दूसरा, यह पेशियों तक संदेश भेजते हैं. अब मैंने आपको बताया था मस्तिष्क जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है पेशियों तक संदेश भेजता है, फिर हमारी मूवमेंट होती है. जैसे हमने अपना बाजू हिलाना, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं अपनी इच्छा अनुसार. तो पहले हमारा माइंड जो बोलेगा कि इसको हिलाओ, तो वह हमारी मसल्स को जो है, मांसपेशियों को जो है वह संदेश भेजेगा. और मांसपेशियां जुड़ी होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के थ्रू, तो उनके थ्रू सिग्नल आएगा, फिर मांसपेशियां जो है मूवमेंट करती हैं. इस प्रकार जो है यह पेशियों को संदेश भेजता है. मस्तिष्क हमें सोचने की शक्ति देता है, अनुमति देता है, सोचने पर विचार आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है. हमें मस्तिष्क जो है सोचने की अनुमति देता है, सोचने पर आधारित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको करने की अनुमति प्रदान करता है. नंबर 4, मस्तिष्क जो है सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा संचालित होती है. आपको पता ही है जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी हमारी मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है. कौन सी? प्रतिवर्ती क्रियाएं. मैंने आपको पहले बता रखा है. उसके बाद सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग और अग्रभाग और पश्चिम भाग के द्वारा कंट्रोल होती है. तो ये थे इसके कार्य. उसके बाद है क्रेनियम, ठीक है. क्रेनियम मतलब हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, क्रेनियम ये भी पढ़ लेते हैं. मानव खोपड़ी का वह भाग जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, उससे मनुष्य का दिमाग स्थित है, उसको बोलते हैं हम क्रेनियम. यानी हमारी जो खोपड़ी है ना, सबसे बाहर वाला भाग जो है वो करता है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान, ठीक है. तो इसके अंदर हमारा दिमाग स्थित होता है, इसको बोला जाता है क्रेनियम. और मस्तिष्क का आवरण यानी मीनिंग्स, मस्तिष्क आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना एक आवरण है जो मानव मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है. अब आंतरिक आघात क्या हुआ कि जैसे हमें चोट लग जाती है, हम सिर से गिर जाते हैं, तो हमारी जो बाहर के आवरण होता है, खोपड़ी होती है, बहुत मजबूत होती है. तो अगर ये ना हो तो हमारा जो अंदर का जो भाग है, मस्तिष्क के 3 भाग हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पोन्स, ये सभी भाग यानी जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क है, तो ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है.
तो इसके अंदर हमारे बहुत से आघात होंगे और यह हमें नुकसान हो सकता है। तो जो मस्तिष्क का बाहरी आवरण है वह हमें मस्तिष्क को लगने वाले आघातों से बचाता है। और इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि हमारे मेरुरज्जा के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। यह मस्तिष्क से मेरुरज्जा तक फैला होता है। मस्तिष्क से लेके हमारी जो मेरुरज्जा है वहाँ तक यह फैला होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और यही जो एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे पदार्थ जो सूचनाओं को आदान प्रदान भी करने में सहायता करता है और आघात से बचाता है इनको। उसके बाद है आपका CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमने भी पढ़ा उसके बारे में। अब ये क्या है, यह मस्तिष्क के आवरण को दो परतों में बांट देता है, यानी यह मस्तिष्क आवरण की दो परतों के बीच जो है पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है। जो मस्तिष्क की जो आवरण होते हैं ना, हमारे बाहरी दो आवरण होते हैं, बीच में यह एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि दोनों को आघात से बचाता है और यह मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और मस्तिष्क को आवरण शोध से भी बचाता है, बाहरी शोध से भी बचाता है। ये है हमारे मस्तिष्क के कार्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका सिस्टम क्या होता है। तो हम पढ़ रहे थे, इस चैप्टर को हमने शुरू किया था, पिछले 2 वीडियो में पढ़ा हमने कि हमारा जो है कंट्रोल और समन्वय, नियंत्रण एवं जो समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन होता है, जितनी भी क्रियाएं होती है बॉडी में, वो मस्तिष्क और मेरुरज्जा के द्वारा ही होता है। अब मस्तिष्क कैसे कंट्रोल करता है? एक नर्वस सिस्टम बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए इनको पढ़ते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम बनाता है हमारे तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम क्या हुआ? 2 तरह के, मैं जैसे बताया आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें तो आ गया हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें 2 चीज़ आती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जा, जिसमें हमारा मस्तिष्क में आ गया 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। और दूसरा आ गया हमारा मेरुरज्जा। ये क्लियर हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हैज ऑलवेज 3 पार्ट्स, 1 is fore brain, 2nd is mid brain, 3rd is hind brain. And second part of central nervous system is spinal cord, right? And second part of nervous system is peripheral nervous system और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र फर्दर दो तरह का होता है। इट्स फर्दर 2 टाइप्स। नंबर 1 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वह फर्दर आगे जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी अपने आप चलने वाला स्वायत्त नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, यानी वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा स्वायत्त नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो फर्दर 2 प्रकार का होता है। ये भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 2 तरह का है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो 2 तरह का फर्दर, नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा वॉलंटरी या सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी नर्व्स, और दूसरा मोटर नर्व्स यानी प्रेरक तंत्रिका। सेंसरी नर्व्स क्या होता है? जो सेंस करती हैं, प्रतिक्रियाओं को समझती हैं, सेंस करती हैं। और मोटर नर्व्स क्या होती है? जो इन प्रतिक्रियाओं के प्रति जो है आगे संदेश देती है या इनके प्रति प्रतिक्रिया करती है। तो इस प्रकार जो है आपका जंतुओं में तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम या समन्वय नियंत्रण कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद है पादपों में तत्काल अनुक्रिया क्या होती है, देखते हैं हम। पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। अब उद्दीपन मैंने इस चैप्टर के शुरू में आपको बताया था, ये होता है एक तरह का स्टिमुलस। यानी स्टिमुलस मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई चीज़ मिलती है उसके प्रति आप क्या अभिक्रिया करते हो, वो होता है आपका स्टिमुलस। जैसे आपको धूप लगी, अत्यधिक धूप होगी तो धूप के बाद आप छाया में जाना पसंद करते हो ना, तो धूप हो गया एक किस्म का स्टिमुलस या उद्दीपन। तो
तो इस प्रकार के उद्दीपनों के प्रति पादप क्या अभिक्रिया करते हैं, कैसे अनुक्रिया करते हैं, वो हमने पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने में वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जंतु की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत यानी जो हमारा तंत्रिका सेल्स होते हैं, तंत्रिका कोशिका होती है, वह नहीं होती है, ठीक है। तो पादप जो होता है ना, जो पौधे होते हैं, वो भी स्पर्श की सूचना को कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। लेकिन पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम के थ्रू कार्य करते हैं। इसमें भी एक रसायन जनरेट होते हैं, केमिकल जो विद्युत संवेग होते हैं वो जनरेट करते हैं। लेकिन जंतु की तरह इनमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता, ठीक है। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह कोई विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु इसमें क्या होता है, जल की मात्रा में परिवर्तित करके अपनी आकृति बदल लेती है। जल की मात्रा में वे परिवर्तित हो जाती हैं और अपनी आकृति बदल लेती है। कौन? जो प्रोटीन होती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने के उनका आकार बदल जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि सिकुड़ना और फैलने से वो आकार बदल लेती है। इसका उदाहरण देता हूँ आपको। छुई मुई का पौधा देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो सुना होगा। छुई मुई का नाम जैसे क्या है, जैसे छुआ तो मर गई, छुई मुई नाम तो भी पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक किस्म का उद्दीपन है। इसको सेंसरी उद्दीपन यानी टच करते हम, जैसे इसको हम टच करते हैं, एकदम से छुई मुई का पौधा जो है अपनी पत्तियों को सिकोड़ के बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि पौधा मर गया है। तो ये है इन पौधों का उद्दीपन के प्रति अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा है वृद्धि पर आश्रित गति। अब वृद्धि पे आश्रित गति कैसे करते हैं? पहला इसमें प्रातान की गति, दूसरा अनुवर्तन। अब ये हम पौधों में प्रतिक्रिया जो पढ़ रहे हैं, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया कैसे है वो है। तो पहला हो गया प्रातान की गति, दूसरा हो गया अनुवर्तन। अब अनुवर्तन क्या होता है? इसमें प्रकाश अनुवर्तन होता है, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन होता है, रसायन अनुवर्तन होता है और चौथा जल अनुवर्तन होता है। तो ये 4 प्रकार के अनुवर्तन होते हैं आपके। सबसे पहला है आपका प्रकाश अनुवर्तन। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि धूप लगे हमें तो हम छाया में चले जाते हैं ना, वैसे ही पौधों को धूप चाहिए होती है। अगर धूप ना मिले तो वो धूप की तरफ, किसी और स्रोत की तरफ मुड़ जाते हैं। तो प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? प्रकाश की दिशा में पौधे के भागों का मुड़ना, उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अब हमें पता है कि पौधों को प्रकाश किन भागों में चाहिए होता है? पत्तियों में ना। तो आप एक गमला रख सकते हैं अपने कमरे में, ठीक है। गमला रखिए और धूप को उसको वांछित कर दीजिए। फिर उसको एक खिड़की के लेफ्ट साइड रखिए और जिस खिड़की पे हमेशा राइट साइड से धूप आती हो, तो उसको कुछ समय वहीं रखिए, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि पौधा मुड़ जाएगा। पौधा जो सीधा जा रहा था गमले में, उसकी जो डायरेक्शन है राइट साइड को मुड़ जाएगी, यानी वह ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये गमला है, ठीक है, ये पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे एक खिड़की लगी है आपकी, यहाँ से प्रकाश आ रहा है अंदर को, ठीक है। तो पौधा सीधा जा रहा था, वो क्या होगा, धीरे धीरे इस तरफ को मुड़ हो जाएगा ऊपर से, तो पौधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्रो करेगा। मतलब क्या हुआ, वह प्रकाश की दिशा की तरफ ऊपर से मुड़ जाता है। लेकिन उस स्थिति में क्या होता है, उसकी जड़ें जो है अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार जो है इसको बोला जाता है प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, जो मैंने आपको बताया। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों का जो है दूसरी दिशा में मुड़ना, वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तीसरा आपका रसायनुवर्तन, चौथा आपका जलानुवर्तन। तो ये होते हैं आपके इसमें अनुवर्तन पौधों में। उसके बाद है आपका पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ये तो था जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अब हम देखते हैं पौधों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये जंतुओं में नियंत्रण समन्वय यानी कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन किस प्रकार होता है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने पिछले 2 वीडियो में भी इसको पढ़ा और इस वीडियो में इसको हमने ख़त्म किया। अब हम पढ़ते हैं पौधों में कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, जो पौधे जो है अपनी अनुवर्ती प्रतिवर्ती क्रियाएँ करते हैं उनका। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, उनके द्वारा होता है। तो पौधों में होते हैं फाइटो हार्मोन्स करके। फाइटो मीन्स, फाइटो मतलब लाइट, हार्मोन मतलब हार्मोन्स, तो फाइटो का मतलब होता है लाइट। तो ऐसे हार्मोन्स होते हैं फाइटो हार्मोन जिन्हें कहते हैं, जो कि कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं पौधों में। ये क्या करते हैं? ये वृद्धि, पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, विकास को, और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब पादप 2 भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। नंबर 1 वृद्धि से मुक्त, नंबर 2 वृद्धि पर आधारित।
तो वृद्धि से मुक्त गतियाँ क्या होती हैं पादपों द्वारा? ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, मतलब वृद्धि से मुक्त होती हैं, ये वृद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करती। जैसे छुई मुई का उदाहरण दिया मैंने, छुई मुई के पौधे को स्पर्श से वो सिकुड़ जाता है। जैसे छुई मुई का पौधे को आप छुओ एकदम से वो सिकुड़ जाता है, इसको बोलते हैं वृद्धि के अनुरूप नहीं बोलते, इसको वृद्धि से मुक्त गति है। ये पौधों की वृद्धि पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा होता है वृद्धि पे आधारित, जैसे पौधों में होने वाली गतियाँ होती है जो पौधों के कायिक भागों में गतियों को दर्शाती है। जैसे कायिक भाग क्या होते हैं? जो पौधों के जो अगले भाग होते हैं, अग्र भाग होते हैं, जहाँ से पौधे वृद्धि करते हैं, उनमें गतियाँ दर्शाते हैं, वो होती है पौधों की वृद्धि पे निर्धारित है। ठीक है, जैसे आपका जड़ों का जल की ओर गति करना। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जड़ें जो है हमेशा जल की तरफ ही गति करेंगे। अगर आपने मान लीजिए इसमें भी ये देख लीजिए, आप क्या करेंगे, ये गमला रख लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे पौधा लगा लिया, इसकी जड़ें निकल गई है नीचे को। सपोज इसमें पानी नहीं है गमले में, नीचे आपने इसको ये चीज़ फाड़ दिया यहाँ से, गमला नीचे वाला हिस्सा, और पानी यहाँ की बजाय पानी यहाँ नहीं है, यहाँ है, इस तरफ पानी है, तो जड़ें धीरे धीरे यहाँ की बजाय इस तरफ मुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो पानी के स्रोत की तरफ गति करेंगी। ठीक है, और इसी प्रकार मैंने आपको बताया जैसे खिड़कियाँ प्रकाश है तो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है पौधा। तो ये जो है ये कायिक भाग मतलब जो वृद्धि करने वाले भाग है, ये ऊपर वाला भाग भी वृद्धि करता है, जड़ें वृद्धि करती है, इनको बोलते हैं हम कायिक भाग। तो ये होते हैं वृद्धि पे आधारित गतियाँ। तो ये गतियाँ हमेशा पौधे को प्रकाश की ओर, जड़ों को पानी की ओर ही गति कराती हैं। समझा गया? चलिए आगे। अब वृद्धि से मुक्त गति, अब छुई मुई के पौधे में गति कैसे होती है मैंने आपको बताया। जब हम छुई मुई के पौधों को छूते हैं तो वह अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों पे गति करता है और वृद्धि से संबंधित नहीं होता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनका समय और मात्रा का नियंत्रण किस प्रकार होता है पौधों में, वो देखते हैं। जिन हार्मोनों का सिक्रीशन होती है ना पौधों में, जैसे मैंने बोला फाइटो हार्मोन्स होते हैं ना, तो इनकी मात्रा जो है निर्धारण जो होती है, नियंत्रण होती है, पुनर्भरण क्रिया विधि के द्वारा होता है। यदि मान लीजिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाए, इसे हम अग्नाशय की कोशिकाओं समझ कर लेती है और इसकी अनुक्रिया से अधिक इंसुलिन स्रावित होती है, जबकि रुधिर जो है कम स्रावित होता है। अब हम थोड़ा सा हार्मोन पढ़ रहे हैं, ये कॉमन टॉपिक है बेसिकली। ये जो हमारा मनुष्यों में था टॉपिक, जो जंतुओं में था वो बीच में ये टॉपिक आ गया है। तो ये ऊपर जो हमने जंतु में समन्वय और कोऑर्डिनेशन पढ़ा वहाँ का टॉपिक है। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं एवं पादपों में नियंत्रण और समन्वय का कारण करते हैं। ठीक है, हार्मोन वे सब्सटेंसेस होते हैं जो जंतुओं और पादपों में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जंतु का हार्मोन बनना, जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा बनते हैं और मनुष्यों में तथा जंतुओं में दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, नंबर 2 बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती है, जो कि आपके हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अंतःग्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है ये नालिका विहीन ग्रंथियों का अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, यानी इनमें नालिका नहीं होती है, ये नालिका से रहित होती है। जैसे पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंडाशय यानी ओवरी मादाओं में और वृषण यानी नरों में, ये सारी क्या आपकी ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। यह कोई ना कोई हार्मोन हमारे सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी पता है आपको दिमाग में होती है, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि जो है अंडाशय ग्रंथि होती है, यह फीमेल्स में होती है, जो कि ओवम यानी अंडाशय जो है अंडा जनरेट करती है मादाओं में, और वृषण जो है नर में होता है, जो कि स्पर्म जनरेट करता है। तो ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मनुष्यों में। उसके बाद दूसरी है आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, जो बाहर की तरफ ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं, जो बाहर जो है शरीर के बाहर जो है आपकी क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। ये ग्रंथियाँ जिनका स्राव नलिकाओं द्वारा होता है बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे यकृत, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? जिनमें नालिकाएँ होती हैं, यानी ये एक चैनल के थ्रू कार्य करती हैं। जैसे आपका यकृत है, लीवर है, अग्नाशय है, लैक्रिमल ग्रंथि है। तो यकृत से भी जब कोई सिक्रेशन होती है तो वो भी हमारा पितरस जो है निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है थ्रू नालिकाओं द्वारा। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से भी हमारा जब बाइल जूस निकलता है वो भी इकट्ठा होता है, तो इनके अंदर नालिकाएं होती है। तो ये थे हमारे हार्मोन जंतुओं में। अब उसके बाद है आपके फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन। तो ये पादप हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? इसको हम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे कुछ, और
5 जो फाइटो हार्मोन्स है और पादप हार्मोन है उनको भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया है, अगर आपको थोड़ा जल्दी लगा हो तो आराम से इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट को ख़त्म करने के लिए इसके अंतिम भाग में।